किया था? नॉर्दर्न माउंटेन्स ना, ठीक है। चालू है उधर ऐप पे, ठीक है। निकालो कॉपी निकालो। हाँ भाई, और तुम कहाँ थे यार अमित इतने दिन से? हाँ, क्या हो गया था? हाँ, अच्छा, तबीयत खराब हो गई थी, क्या हो गया था? हाँ, अच्छा, तो उससे बीमार पड़ गए थे फिर है? वजह, वजह वजह कारण? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो हम थे यहाँ पर, ठीक है, और हमने डिस्कस किया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया। और इस नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने पहला जो उत्तर पर्वतीय प्रदेशों में जो हमने देखना था, कल हमने ये देख लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि मैंने भाई भाई आपको अगर पता होना चाहिए कि हिमालय हमारा कैसा है, भारत हिमालय किस प्रकार का है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भाई अगर आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो नीचे यहां तो ये पेनिनसुलर इंडिया और ये सब है, ठीक है, लेकिन इस पेनिनसुलर इंडिया के अलावा एक स्ट्रक्चर और है जो इस तरीके से ये यूं इस यहां ऐसा फैला हुआ है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर यहां फैला हुआ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, हिमालय। आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आना चाहिए कि सर ये जो आपने हिमालय पर्वत बनाया है, इसको दो तरफ से आपने घुमा क्यों दिया है? तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं घुमाया है, ये हिमालय बना ही ऐसा है। मतलब एक मोड़ यहां पर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा, एक फोल्ड यहां पर है और एक फोल्ड यहां पर है। तो किसी आकृति में फोल्ड तब आता है जब दोनों तरफ से क्या लगता है, उसमें कंप्रेशन लगता है, प्रेशर लगता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संपीड़न। किसी भी आकृति में फोल्ड कब आते हैं? फोल्ड तब आएगा जब दोनों तरफ से क्या लग रहा होगा, दोनों तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा होगा, तो उस प्रेशर की वजह से क्या आ जाएगा, फोल्ड आ जाएगा। तो ये आपको जो दो जगह फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, इस फोल्ड को ही जो है नाम दिया गया है, आप लोगों ने शायद सुना होगा नाम पहले, सिंटेक्सियल बेंड।
यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अक्ष संघीय मोड़, या आप इसको भी कह सकते हो कि हेयर पिन फोल्ड। वो बालों में जो आप पिन लगाते हो, पिन में फोल्ड कैसा होता है, वो ब्लैक कलर की जो पिन आती है ना, चिमटी उसको बोलते हैं, उसका फोल्ड कैसा है, वो ऐसा ही तो फोल्ड है ना। और ऐसे ही पूरा हिमालय फैला हुआ है। अब हिमालय के फॉर्मेशन को हमने डिस्कस करने की बात बोली थी, हमने कहा था कि हम हिमालय का क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन, उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय बना कैसे। तो हिमालय के फॉर्मेशन में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो अलग अलग प्रिंसिपल हमारे सामने आते हैं। एक तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत, किस वैज्ञानिक ने दिया ये भूसन्नति सिद्धांत, तो ध्यान रखना ये भूसन्नति सिद्धांत दिया है कोबर ने। ठीक, भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने। भूसन्नति सिद्धांत बेसिकली अब लेकिन है क्या, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, सन्नति मतलब अवतलित क्षेत्र, एक गहरा धसा हुआ भाग, एक अवतलित क्षेत्र। तो ये जो अवतलित क्षेत्र है, इस अवतलित क्षेत्र को ही हम क्या कह रहे हैं, इस अवतलित क्षेत्र को ही हम कह रहे हैं सन्नति, भूसन्नति, यानी पृथ्वी का वह हिस्सा जो गहरा नीचे क्या हुआ है, धसा हुआ जो भाग है, उसको हम भूसन्नति कह रहे हैं। क्लियर। अब कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में क्या बात थी, उसको समझने से पहले एक बार मैं फिर यहां पर आपको लेके जाना चाहूंगा पीछे वाली क्लास में। आप सब लोगों को मुझे लग रहा है ये बात तो याद होगी कि मैंने कहा था कि भाई एक पैंजिया है, उसके चारों ओर पैंथालासा है, पैंजिया टूटता है दो भागों में, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में बनता है टेथिस सी, और उसके बाद आप देखोगे तो अंगारा लैंड नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया में टूटता है, और गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में ब्रेक होता है, और बीच में एक वाटर बॉडी डेवलप हो जाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर जो है उसी को कोबर ने कहा कि भाई ये तुम्हारी क्या है, ये जो भूसन्नति है ना, ये कौन सी भूसन्नति, तो उसने कहा ये जो भूसन्नति, इसको नाम दिया उसने, कौन सी है ये टेथिस सागर की ही भूसन्नति है। ठीक, टेथिस सागर की भूसन्नति, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला हिस्सा जो अवतलित भाग है ये, अब इस भूसन्नति के दोनों ओर, टेथिस सागर के ऊपर क्या है, अंगारा लैंड, टेथिस सागर के नीचे क्या है, गोंडवाना लैंड। जानते हो ये जो कोबर था, इस कोबर ने क्या बोल दिया, उस कोबर ने कहा कि भाई ये जो आप टेथिस भूसन्नति देख रहे हो, है ना, ये जो टेथिस भूसन्नति देख रहे हो, इसके दोनों ओर, एक इस तरफ पर, इस वाले हिस्से पर, और इसके इस वाले हिस्से पर, दोनों हिस्सों पर जो लैंडफॉर्म जो बना हुआ है उसको उसने नाम दिया क्रेटा जोन। क्या नाम दिया उसने, क्रेटा जोन। समझ पा रहे हो बात, इसको नाम दिया उसने क्या, क्रेटा जोन। ठीक, और ये जानते हो क्रेटा जोन क्या है, एक क्रेटा जोन है तुम्हारा अंगारा लैंड, और दूसरा बना लो साथ साथ में, और दूसरा क्रेटा जोन क्या है आपका, ये गोंडवाना लैंड। ठीक, एक क्रेटा जोन गोंडवाना लैंड, एक क्रेटा जोन अंगारा लैंड। तो ये जो दो क्रेटा जोन है, जो स्थलीय भाग है, क्या अब मुझे बताओ यहां पर भी बहुत सारी नदियों का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। इसमें भी तो ऑलरेडी बहुत सारी रिवर्स फ्लो हो रही है ना, बहुत सारी नदियां बह रही हैं। तो नदी जब बहेगी तो किसी भूसन्नति में अपना वाटर क्या करेगी, यहां पर अपना आके वाटर, दोनों क्रेटा जोन से बहने वाली नदियां, जैसे आज तुम देखोगे तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं कहां जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गिरती है कि नहीं गिरती हैं, या कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में, जो अरब सागर में आके गिरती हैं, गिरती है कि नहीं गिरती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां कहां गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ठीक, पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय भारत पठार में स्पेशली जो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां हैं, उन वेस्टर्न घाट की कुछ नदियां जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो अरब सागर में गिर जाती है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सब बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। गिर रही कि नहीं गिर रही। तो एक बात बताओ, जब नदी जहां से निकलती है और जहां तक जाती है,
नदी का जहां से ओरिजिन हुआ है उसको सोर्स बोलते हैं रिवर का, और जहां पर रिवर जाके ड्रेन होती है उसको मुहाना कहते हैं नदी का, है ना। तो उसके उद्गम से लेके, उद्गम मतलब जहां से ओरिजिनेट हुई है, तो उसके उद्गम से लेके मुहाने तक रिवर अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट्स भी लेके जाएगी। कटाव करती है ना नदियां, तो इरोजन करेगी, अपर्दन करेगी, तो बहुत सारा सेडिमेंट लेके जाएगी, और वो सेडिमेंट जाके कहां पे जाके गिराएगी? अपने मुहाने पर। उसी से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब समुद्रों में नदियों के द्वारा अवसाद बहाकर लाया जा रहा है और वहां पर उसको डिपॉजिट किया जा रहा है, हाँ या ना। इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद धीरे धीरे, ये अवसाद कहां पर इकट्ठा होगा? ये अवसाद धीरे धीरे यहां पर एकत्रित होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ। टेथिस भूसन्नति में, ये क्या है? टेथिस भूसन्नति में नदियों के द्वारा जमा किया, क्या ये अवसाद है ना। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर इनटू द टेथिस जियोसिंक्लाइन। समझना जरा बात को। अब ये भूसन्नति है ये। अब एक बात बताओ, दोनों किनारों से जब इस भूसन्नति पर लगातार अवसाद अगर आएगा तो क्या इस भूसन्नति पर दबाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहां पर प्रेशर, अवसाद इकट्ठा होते जाएंगे तो इस सन्नति पर दबाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। अब जब भूसन्नति पर दबाव बढ़ेगा तो अगला स्टेप ये होगा कि आप देखोगे लगातार अवसादों के जमाव के कारण टेथिस भूसन्नति में लगातार अवसादों का जमाव के कारण यहां पर अवसादों का जमाव, कंटिन्यूअसली अवसादों का जमाव होता जा रहा है। नदियां फ्लो हो रही हैं और उनके फ्लो करने की वजह से यहां पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है। इसकी वजह से समस्या क्या हो रही जानते हो? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पर बेसिकली जो प्रेशर है, दबाव है, वो बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं अवसादों का, यहां पर आ रहा है अवसादों का दबाव, प्रेशर ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, जो कोबर ने बात बोली है। अगर यहां पर प्रेशर पड़ेगा, यहां पर प्रेशर पड़ेगा, तो क्या इसका प्रभाव इन दोनों कॉर्नर पर हमें दिखाई देगा क्या? बोलो। अगर यहां पर दबाव बढ़ेगा, इधर देखो, अगर यहां पर दबाव बढ़ेगा तो इसका प्रभाव इन दोनों कॉर्नर पर दिखाई देगा क्या? बिल्कुल दिखाई देगा। जैसे मान लो तुमको मैं 2 किलो का एक थैली दूं, ठीक, और उसमें मैं सामान भरता जाऊं, तो तुम्हारा प्रेशर कहां पर लगेगा? एक तो नीचे प्रेशर लगेगा, नीचे जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर कहां फील होगा तुमको? दोनों हाथों में फील होगा कि नहीं होगा? और तुमने देखा है कोई मान लो इस तरीके का ये कोई पॉली बैग होता है, जैसे हम यहां सामान भरते जाते हैं, ये दोनों सिरे एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं नहीं? जैसे दूध की थैली में तुमने दूध डाला तो तुरंत जो है वो दोनों सिरे क्या हो गए? एक दूसरे के पास आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव की वजह से कि जो दोनों क्रेटा जोन है, एक क्रेटा जोन ये और एक क्रेटा जोन ये, इन दोनों पे क्या लग रहा है? यहां पर कौन सा बल काम कर रहा है? संपीड़न बल लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। दोनों एरिया क्या हो रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक। अब दोनों एरिया जब लगातार कंप्रेस होंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर खिसक के किधर की ओर आ जाएगा? और आगे की ओर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होके कहां आ गया? यहां आ गया। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होके कहां? यहां आ गया। आया कि नहीं आया? तो स्ट्रक्चर के शिफ्ट होके आने की वजह से यहां पर जो अवसाद है, ये अवसाद धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? और ऊपर आएंगे, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, तो यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अवसाद धीरे धीरे ऊपर आए, इधर से भी दबाव लगा, दोनों तरफ से दबाव लगा, तो यहां पर क्या आ जाएंगे?
फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय में जो पाई जाने वाली चट्टानें वो कैसी हैं, वो अवसादी चट्टानें ही हैं, आग्नेय चट्टानें नहीं हैं। हिमालय में जो पाई जाने वाली चट्टानें कैसी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है टैथिस भूसन्नति में जमा हुए जो अवसाद हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, उनके ऊपर आने की वजह से। समझ में आई बात क्या? तो यहां जो अवसाद जमा थे, लगातार इधर से फोर्स लगता गया, दोनों तरफ से फोर्स लगता गया, और दोनों तरफ से फोर्स लगने की वजह से, दोनों तरफ से फोर्स लगने की वजह से, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये वाला जो अवसादी वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ये अवसाद किसका रूप ले लेगा, वलित पर्वत का रूप ले लेगा। ये बन गए आपके फोल्डेड माउंटेन्स। लेकिन नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद तो लगातार गिर रहा है यहां पर, तो यहां पर और भी दबाव लगेगा लगेगा लगेगा। तो हो सकता है कि ये समय ऐसा भी आएगा कि ये जो आपको फोल्ड जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहां पर फोल्ड ये दिखाई दे रहा है, ये वाला फोल्ड, ठीक, यहां से भी प्रेशर लग रहा है और यहां से भी प्रेशर लग रहा है, ठीक। प्रेशर लगातार जारी है, क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा दबाव यहां पर बढ़ेगा उसका इंपैक्ट कहां पर आएगा, दोनों किनारों पर। जितना टेथिस की भूसन्नति पर दबाव बढ़ेगा उतना ज्यादा दोनों क्रेटा जोन पर प्रेशर संपीड़न बल लगेगा। तो लगातार संपीड़न बल लगने की वजह से ये फोल्ड हो सकता है और एक दूसरे के पास आ जाए, किनारे आ जाए, फोल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए। तो हो सकता है कि एक फोल्ड ये और दूसरा फोल्ड ये, दोनों फोल्ड जब बहुत पास आ जाएंगे तो दोनों फोल्ड आपस में एक दूसरे से टकरा कर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यार एक बात बताओ, एक चीज को आप लगातार दबा रहे हो, उसके दबने की भी क्या है, एक सीमा है। जब वो सीमा समाप्त हो जाएगी, उसके संकुचन की सीमा जब समाप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जैसे तुम किसी चीज को खींचते हो तो उसमें जो इलास्टिसिटी है, उस इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है ना, इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं खींच सकते तुम। तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट आता है जहां पर आप खींचने के बाद वो बीच से क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे ही मान लो दो वस्तुओं को आप दबा रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, आपस में टूट जाएगा। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ये जो दोनों तरफ से जो भूसन्नतियों का जो दबाव लग रहा है, और ये जो यहां पर ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड जब एक दूसरे के और नजदीक आ जाते हैं, तो एक फोल्ड ये नजदीक आया, एक फोल्ड ये नजदीक आया, दो में से फोल्ड की कोई एक भुजा क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और वो जाके यहां पर कहीं जाकर गिर जाएगी। तो जब लगातार संपीड़न बल से वलन की कोई एक भुजा, वलन मतलब फोल्ड की कोई एक भुजा टूटकर कहीं और जाकर गिर जाती है, तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम कहते हैं ग्रीवा खंड। उसको हम कहते हैं ग्रीवा खंड, नैप। ग्रीवा खंड शब्द सुना है आपने? और आपको बता दूं, कश्मीर वैली जो है, कश्मीर घाटी किसका एग्जाम्पल है, ग्रीवा खंड का एग्जाम्पल है। समझी कि नहीं समझी, बताओ आप, क्या नाम है आपका? कल्पना, क्लियर है? स्नेहा तुम बताओ, पीछे इधर अमित। तो ये है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ बताओ, ग्रीवाखंड वाला क्या करूं? हाँ बोल दूंगा पहले इतना बना लो, ड्रॉ कर लो, फिर बोल देता हूं। हो गया, लिखिए। लिखिए, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में, पहले हिंदी में लिख लो, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में
टेथिस सागर में दोनों क्रेटा जोन समझ गए ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दोनों क्रेटा जोन से बहने वाली नदियों के द्वारा टेथिस भूसन्नति में अवसादों का जमाव या निक्षेपण, ऐसा लिखिएगा, निक्षेपण, अवसादों का निक्षेपण हो रहा है, अवसादों का निक्षेपण हो रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप अवतलित भूसन्नति में अवतलित भूसन्नति में लगातार दबाव बढ़ने से क्रेटा जोन के किनारों पर संपीड़न बल लग रहा है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप अवसादों में दबाव उत्पन्न होने से संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप अवसादों में दबाव उत्पन्न होने से एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, वलित पर्वत का विकास हुआ या वलित पर्वत का निर्माण हुआ। जिसे कोबर ने हिमालय पर्वत की संज्ञा दी। जिसे कोबर ने हिमालय पर्वत की संज्ञा दी। ठीक है, आगे लिखिए। अवसादों के निरंतर जमाव के फलस्वरूप संपीड़न बल में वृद्धि
अवसादों के निरंतर जमाव के फलस्वरूप संपीड़न बल में वृद्धि से वलन की एक भुजा टूटकर दूर गिर जाती है। वलन की एक भुजा टूटकर दूर गिर जाती है, जिसे ग्रीवा खंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ग्रीवा खंड कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, कश्मीर घाटी ग्रीवा खंड का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया पूरा प्रोसेस? तो इससे क्या हुआ कि यहां पर एक वलित पर्वत का निर्माण हो गया। कैसे हुआ वलित पर्वत का निर्माण? संपीड़न बल के लगने से। दोनों तरफ से संपीड़न बल लग रहा है, लगातार संपीड़न बल लग रहा है, और उसकी वजह से जो अवसाद जो इकट्ठा हुए थे टैथिस भूसन्नति में वो ऊपर आ गए, और वो सेडिमेंट जब ऊपर आ गए तो दोनों तरफ से प्रेशर लगा, और दोनों तरफ से प्रेशर लगने की वजह से क्या हो गया? वहां पर एक फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। आपको मैं प्रिंटेड दे दूंगा, ये उससे देखिएगा। समझ गए बात? इसमें किसी को समझने में कोई समस्या हो तो बताइए। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर आज भी तो फिर ये संपीड़न बल तो आज भी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। हाँ, तो संपीड़न बल अगर आज भी लग रहा है तो क्या उससे हिमालय पर फर्क आ रहा है? हाँ, आज आप देखो, आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसीलिए जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स को यंग फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं, नवीन वलित पर्वत कहते हैं ना, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स। तो उनको यंग फोल्डेड माउंटेन्स क्यों कहते हैं? यंग इसलिए कह रहे हैं, एक तो वो टर्शरी पीरियड में बने। कल आपको बताया था ना, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। सेकेंडरी में क्या बना है? भारत में द्वितीय युग में क्या बना है? सेकेंडरी पीरियड में क्या बना है? मीसोजोइक में। पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार कब बना है? सेकेंडरी पीरियड में। नहीं याद आ रहा है कुछ? कल बताया था। टर्शरी पीरियड में क्या बना है? हिमालय किस में बना है? पूरा हिमालय पूरा का पूरा टर्शरी पीरियड में बना है। क्वार्टरनरी में क्या बना है? उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो चतुर्थ युग में बना है। तो सबसे लेट या सबसे लेटेस्ट बना हुआ भाग कौन सा है पूरे भारत का? उत्तर भारत का विशाल मैदान। सबसे पहला भाग कौन सा जो सबसे पहले बन के तैयार हुआ? सबसे पुराना वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पहले बना पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर बना हिमालयन माउंटेन्स, और हिमालयन माउंटेन्स में बहने वाली नदियों के अवसादों ने बनाया क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है चतुर्थ युग में, क्वार्टरनरी पीरियड में। हिमालय टर्शरी में, पेनिनसुलर प्लेट्यू सेकेंडरी में। ठीक, तो ये तो बात हो गई फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में जियोसिंक्लाइन थ्योरी कोबर की। दूसरा सिद्धांत हेडिंग डालिए, हाँ क्या हो गया? क्या विचार है? सुन नहीं पा? हाँ, अच्छा, क्यों? हाँ, अच्छा, कितने बजे? ठीक ठीक। दूसरा हेडिंग डालिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत। किसने दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में? किसने बताया? हाँ, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया हमें डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने। ठीक, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब आई? तो एक बात ये समझो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई 1967 में। ठीक, और किसने दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में? किसने बताया? तीन वैज्ञानिकों का नाम जाना जाता है। नंबर 1 डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, दूसरा पार्कर, और तीसरा मैकेंजी।
हैरी हेस का नाम आता है सागर नितल प्रसरण। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अगर किसी ने दी तो वो दी है हैरी हेस ने, सागर नितल। सबसे पहले देखो वेगनर का नाम आता है, वेगनर ने क्या दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं कौन, आर्थर होम्स, इन्होंने दिया क्या, संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। फिर उसके बाद आते हैं हैरी हेस, हैरी हेस ने क्या दिया, हैरी हेस ने दिया सागर नितल सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नितल प्रसरण। और फिर उसके बाद आते हैं ये मॉर्गन और पार्कर, इन लोगों ने क्या दिया, बोलो, इन्होंने दिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो वेगनर, आर्थर होम्स, हैरी हेस, ये सीक्वेंस याद रखें। कई बार आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। 1912 में आया ये वाला सिद्धांत, 1930 में आया ये, 1962 में आया, 1960 में आया ये, और 1967 में आया ये। साइड में कहीं नोट कर लो इसको, ठीक है। वेगनर ने दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आर्थर होम्स ने दिया कन्वेक्शन करंट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और मॉर्गन ने दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तीन सिद्धांत सामने आते हैं, चार सिद्धांत बल्कि। हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, SFST, सागर नितल प्रसरण। ये चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, जियोमॉर्फोलॉजी में सब में पढ़ाता था, लेकिन अब चूंकि सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा सेंस है नहीं। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति को अगर समझना है आपको कि हिमालय कैसे बना, हिमालय की उत्पत्ति को अगर आपको समझना है तो फिर उसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। है ना, ठीक है, डन। अब जरा समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो पहले एक शब्द सबसे पहले सामने आता है, ये शब्द आता है प्लेट। प्लेट क्या मतलब, इस शब्द का प्लेट का मतलब क्या है? हाँ, क्या हुआ, फिर से बोलो। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कितने लोग जानते हैं? दिख रहा है, ठीक। बेसिकली आप देखोगे तो अर्थ ऐसा है ना, और उसमें तुम देखते हो कि यहां से और यहां से, ये अर्थ का एकदम इंटरनल पार्ट है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमने क्या किया, ये टुकड़ा इतना काट लिया और इस टुकड़े को हम ये यहां ले आए, है ना। जैसे तरबूज है, तरबूज को तुम ऐसे काटते हो ना, तब तो ऊपर, सबसे ऊपर हरा है, ठीक, उसके नीचे सफेद है,
फिर लालिमा जैसे जैसे अंदर जाते हो तरबूज की जो रेडनेस है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी है। तो अर्थ में, अर्थ को समझना है तो उसको 3 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं भूपर्पटी। बीच वाला हिस्सा है मेंटल, और ये वाला जो हिस्सा सबसे नीचे इसको हम कहते हैं कोर, ठीक। और दोस्तों यहां से लेके नीचे तक, यहां तक अर्थ का जो पूरा हिस्सा है इसकी कुल लंबाई है 6374 किलोमीटर, कितनी है, 6374 किलोमीटर। पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, जो कोर वाला हिस्सा है, वो कितना है, 6374, यानी पृथ्वी की कुल गहराई कितनी है, 6374 किलोमीटर, ठीक। अब दोस्तों ये जो क्रस्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम नाम दे रहे हैं, इसको हमने नाम दे रहे हैं क्रस्ट, है ना। ये है आपका क्रस्ट, ठीक, क्रस्ट, ठीक। और क्रस्ट पृथ्वी का वह ठोस भाग है, क्रस्ट पृथ्वी का वह ठोस भाग है जो एकदम धरातल पर सबसे ऊपर मौजूद है, ठीक। तो क्रस्ट क्या है, क्रस्ट एकदम ये सॉलिड पार्ट है, अर्थ का सबसे अपर मोस्ट कैसा पार्ट है, अर्थ का अपर मोस्ट सॉलिड हिस्सा है, सॉलिड। और इस क्रस्ट में ध्यान रखिएगा, इस क्रस्ट में महासागर और महासागर के साथ साथ महाद्वीप दोनों शामिल हैं। इस क्रस्ट में महासागर के साथ साथ महासागर भी शामिल है और महासागर के साथ साथ महाद्वीप भी शामिल है। मतलब ये हो गया आपका महासागरीय क्रस्ट, इतना हिस्सा, और उसके बाद यहां पर हो गया आपका ये वाला हिस्सा इधर जो देख रहे हो, ये हो गया आपका महाद्वीपीय हिस्सा, है ना। तो महाद्वीप और महासागर दोनों मौजूद है यहां पर, है ना। तो क्रस्ट का ये जो सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंट और ओशन। तो एक तो हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, और दूसरा हो गया ओशनिक क्रस्ट हो गया। तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा क्या है, ओशनिक। मतलब इस पूरे जो सॉलिड भाग है ना अर्थ का, जो तुम देख रहे हो, अर्थ के दोस्तों इस पूरे सॉलिड भाग में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों शामिल हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों शामिल हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो एक हो गया ऊपर एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और नीचे हो गया ये ओशनिक क्रस्ट। और जानते हो नीचे है, उसके ठीक नीचे क्या मौजूद है सर, मेंटल। अब मेंटल जो है ना, मेंटल के भी दो भाग हैं, ये है आपका अपर मेंटल और ये है आपका लोअर मेंटल। सुन रहे हो क्या बात मेरी ध्यान से। तो दोस्तों जो अपर मेंटल और क्रस्ट है, अगर हम क्रस्ट को और अपर मेंटल को शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें, क्रस्ट को, पूरा पूरा क्रस्ट हमने शामिल कर लिया, पूरा क्रस्ट शामिल कर लिया, और क्रस्ट के साथ साथ हमने अपर मेंटल को शामिल कर लिया। तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को संयुक्त रूप से जानते हो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बता सकता है कोई। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, लिथोस्फीयर। तो ये अर्थ का जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, सॉलिड हिस्सा है, उस सॉलिड हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर, भूमंडल। क्लियर। तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि प्लेट क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर प्लेट क्या है, प्लेट। तो आप बताओगे सर प्लेट पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट का
एक दृढ़ ठोस भाग है। What is crust? Crust is a solid part of, crust क्या है? Crust is a solid part, basically what is plate? Plate is a solid part of upper crust, solid part of earth crust, hard, solid and massive। ध्यान रखिए, massive मतलब बहुत बड़ा, hard मतलब कठोर, तो बहुत मैसिव है, बहुत बड़ा भाग, और बहुत हार्ड यानी कठोर हिस्सा जो है अर्थ की क्रस्ट का, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेट। ठीक। अच्छा, क्रस्ट कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है सर। एक है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है आपका ओशनिक क्रस्ट। तो जब क्रस्ट दो प्रकार की है तो इसका मतलब ये जो प्लेट है, ये प्लेट भी कितने प्रकार की होगी? प्लेट भी दोस्तों कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। हाँ, एक होगी ओशनिक प्लेट और एक होगी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट यानी महासागरीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्लेट। दो प्रकार की प्लेट होगी, है ना। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना है हमें, इस बात को जरा ध्यान देना। सुन रहे हो क्या आप लोग कि ये जो क्रस्ट है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, तो एक तरफ लिख रहा हूं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक तरफ लिख रहा हूं मैं ओशनिक क्रस्ट। इन दोनों में दोस्तों एक बेसिक डिफरेंस है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, इन दोनों क्रस्ट में एक बेसिक डिफरेंस है। सर क्या है वो बेसिक डिफरेंस? हाँ, तो जानते हो डिफरेंस क्या है? थिकनेस का डिफरेंस है, डेंसिटी का डिफरेंस है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है यानी जो मोटाई है, थिकनेस यानी उसकी जो मोटाई है वो क्या है? काफी अधिक है। और अगर इसकी हम औसत मोटाई की बात करें, एवरेज थिकनेस की बात करें, औसत मोटाई, तो वो कितना है? 30 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी है? 30 किलोमीटर। समझ रहे हो? 30 किलोमीटर मोटाई है किसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। और अगर कहीं मान लो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर मान लीजिए वलित पर्वत के नीचे है, अगर ये कहीं पर वलित पर्वत के नीचे अगर कहीं पर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो वलित पर्वत के नीचे दोस्तों इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। किसी अगर वलित पर्वत के नीचे अगर क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, भाई ये जो तुम देख रहे हो, इधर देखो जरा, ये तो इसके ऊपर भी तो बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स, पर्वत होंगे कि नहीं होंगे? ये यहां पर पर्वत भी होंगे, पठार भी होंगे, यहां पर भी पर्वत पठार होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, क्रस्ट पर ही तो है सब पर्वत पठार, सब कहां है? या तो महाद्वीपीय क्रस्ट पर है या महासागरीय क्रस्ट पर है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महासागर के अंदर पर्वत नहीं पाए जाते? महासागर के अंदर पर्वत पाए जाते हैं, उनको हम सी माउंट कहते हैं। महासागर के अंदर भी पठार पाए जाते हैं, उसको हम गुयॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुयॉट। तो महासागर के अंदर जो पर्वत पाए जाते हैं उनको सी माउंट कहते हैं। महासागर के अंदर जो पाए जाने वाले जो पठार है, पठार क्या है? बेसिकली जिसका शीर्ष क्या हो? फ्लैट। टेबल का जो क्रैश होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है ना। टेबल का शीर्ष क्या होता है? फ्लैट। तो पठार की डेफिनेशन यही है, मैदान से ऊंचा, पर्वत से नीचा और शीर्ष उसका क्या हो? फ्लैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और समुद्र के अंदर अगर कोई पठार मिलता है तो उसका नाम क्या है? गुयॉट। समझ गए बात क्या? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी क्या है सर? ज्यादा है, मोटा ज्यादा है। लेकिन इतनी ज्यादा थिकनेस होने के बावजूद भी दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मोटाई है ना ज्यादा है, लेकिन इसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है? इसकी डेंसिटी, घनत्व कम होता है। समझ रहे हैं बात क्या? मोटाई भले ही ज्यादा है लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? वो कम है। डेंसिटी कम होगी तो पानी में डूबेगा? कोई भी पार्टिकल जिसकी डेंसिटी कम है वो पानी में डूबेगा? लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूबता है क्या? क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है।
लोहे का छोटा सा छोटा टुकड़ा पानी में डूब जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। स्पंज का जो टुकड़ा है, स्पंज का टुकड़ा कितना ही बड़ा स्पंज हो पानी में डूबेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है, मोटाई भले ही कितनी ज्यादा हो लेकिन डेंसिटी कम है। तो इसी तरीके से जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस बहुत भले ही ज्यादा है लेकिन उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम इसलिए है, अभी उसके पीछे कारण बताऊंगा, क्योंकि यहां पर धात्विक खनिजों की अधिकता नहीं पाई जाती, मेटेलिक मिनरल्स की अधिकता नहीं पाई जाती। लेकिन जबकि इसकी तुलना में दोस्तों जो ओशनिक क्रस्ट है, इस ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो केवल कितनी है, 5 किलोमीटर। तो इसकी मोटाई कम हुई है ज्यादा? तो बताओ इसकी जो औसत मोटाई है, इसकी मोटाई क्या होगी दोस्तों, कम होगी कि नहीं होगी? हाँ दोस्तों, मोटाई भी कम होगी, और मोटाई में कम होने के साथ साथ लेकिन ध्यान रखना इसका जो घनत्व है, डेंसिटी जो है, इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो अधिक है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है किससे मिलकर बना है, इसमें धात्विक खनिजों की, इंग्लिश में मेटेलिक मिनरल्स की इसमें क्या है, अधिकता। मोर नंबर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इन ओशनिक क्रस्ट। कितने स्टूडेंट्स को बात क्लियर है बताइए, यहां तक बात क्लियर है? ठीक। तो सर अभी तक तो हमें यह समझ में आ गया कि सर हमारे पास दो प्रकार की प्लेट है, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। हमें दोनों प्लेटों की क्या पता चल गई, विशेषताएं पता चल गई, है ना। हमें दोनों प्लेटों की, कॉन्टिनेंटल प्लेट की भी विशेषता पता चल गई। क्रस्ट मतलब क्या है, प्लेट ही तो है। और ये जो नाम है ना, जो प्लेट, ये नाम सबसे पहले किसने दिया था, टूजो विल्सन नाम के एक वैज्ञानिक थे अमेरिका में, यूएसए में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने नाम दिया था प्लेट। शब्द सबसे पहली बार उन्हीं ने बोला। किसने बोला? टूजो विल्सन। गॉट इट? ठीक है। अब जब दो प्लेट एक दूसरे से आपस में, आपको पता है, टकराती हैं, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो कौन सी प्लेट हमेशा नीचे जाएगी, जो प्लेट भारी होगी। ध्यान रखना हमेशा, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, और भारी कौन सी है इनमें से? भारी, जिसका घनत्व तो ज्यादा है, वही प्लेट क्या होगी, भारी होगी। लोहे का टुकड़ा ज्यादा भारी या लकड़ी का टुकड़ा? 5 किलो लोहे का टुकड़ा और 10 किलो लकड़ी का टुकड़ा, कौन सा ज्यादा भारी होगा? 5 किलो लोहे के टुकड़ा ज्यादा भारी होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है 10 किलो लोहे के टुकड़े से, 10 किलो लकड़ी के टुकड़े से। समझ के बाद पानी में कौन सा डूबेगा, लोहे का या लकड़ी का? लोहे का। तो इन दोनों में आपस में, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद एक हिस्सा नीचे जाता है। तो जो हिस्सा नीचे, कौन सा वाला हिस्सा जाएगा, महाद्वीपीय या महासागरीय? महासागरीय। तो अब आप ये बात समझ लीजिए जरा कि पूरी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर दोस्तों आपको 7 बड़ी प्लेटें और छोटी कितनी है, और लगभग 20, ऐसे तो 100 से ज्यादा प्लेटें हैं, लेकिन अपने काम की इतनी है, 20 छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। और ये प्लेट लगातार क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये प्लेट लगातार मूव कर, किसके ऊपर मूव कर रही है, किसके ऊपर मूव कर रही है? तो वो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रही है। ध्यान रखना, ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक वाला, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस हिस्से को हम कह रहे हैं एस्थेनोस्फीयर। हिंदी में बोलते हैं इसको
दुर्बलतम मंडल एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मतलब मेंटल वाला हिस्सा शामिल है। लिथोस्फीयर में कौन सा हिस्सा शामिल है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, और पूरा लोअर मेंटल में क्या शामिल है? एस्थेनोस्फीयर। तो जो प्लेट्स है ना, वो प्लेट फ्लोट कर रही हैं किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। जैसे मान लो तुम कभी नाव में बैठे हो, तुम लोग बोट में बैठे होगे, बोट में, है ना? तो जब तुम बोट में बैठते हो और जिस दिशा में जल का प्रवाह होता है, बोट उसी दिशा में जाती है सामान्य रूप से। मतलब मैं ऐसा मोटर बोट और स्टीम बोट की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य रूप से, है ना? और बोट के ऊपर बैठे हुए हो तुम, ठीक? तो जहां बोट फ्लो करेगी तुम उसी डायरेक्शन में जाओगे या उसके विपरीत जाओगे? अरे जब तुम बोट के ऊपर बैठे हो तो वहीं जाओगे ना जहां बोट जा रही है। और बोट कहां जाएगी? जिस दिशा में पानी बह रहा होगा। तो जो पानी है ना, उस पानी को मान लो तुम एस्थेनोस्फीयर, ठीक है? और पानी के ऊपर जो बोट रखी है और बोट में जो तुम बैठे हो उसको मान लो तुम लिथोस्फीयर। तो तुम क्या हो? लिथोस्फीयर। और तुम किसके ऊपर बैठे हो? बोट के ऊपर, लिथोस्फीयर पर ही बैठे हो। और उसके नीचे क्या है? एस्थेनोस्फीयर। और कौन किसके ऊपर मूव कर रहा है? पानी के ऊपर बोट है और बोट मूव कर रही। तो जहां पानी जाएगा बोट वहीं जाएगी। तो ऊपर है लिथोस्फीयर, नीचे है एस्थेनोस्फीयर। जहां एस्थेनोस्फीयर मूव करेगा लिथोस्फीयर भी वहीं मूव करेगा। और लिथोस्फीयर इज इक्वल टू कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट। लिथोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट ही क्या है? प्लेट है। नहीं समझ रहे बात? कल्पना, लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर है हमारा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक? क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर क्या बना है? लिथोस्फीयर, ठीक है? तो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर इज इक्वल टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट, या ये कह सकते हो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट से मिलकर क्या बना है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कह लीजिए या महाद्वीपीय या महासागरीय क्रस्ट कह लीजिए, बात एक ही है। महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट किसके ऊपर रखी हुई है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, दुर्बलता मंडल के ऊपर। और एस्थेनोस्फीयर जहां मूव करेगा, महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट भी वहीं मूव करेगी। और महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट को ही टूरो विल्सन ने क्या बोला है? प्लेट बोला है। महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट को ही हमने क्या नाम दिया है? वही तो है, प्लेट। तो यानी प्लेट इज इक्वल टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, एंड दैट इज इक्वल टू लिथोस्फीयर। नहीं समझे बात? लिथोस्फीयर बराबर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट, और उसी को हमने क्या कह दिया? प्लेट। तो दो प्रकार की प्लेटें हैं, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय। तो टोटल कितनी प्लेटें बताई वैज्ञानिकों ने? 7 बड़ी प्लेटें बताई और 20 छोटी प्लेटें बताई। और दोस्तों ये सभी प्लेटें किसके ऊपर तैर रही हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, दुर्बलतम मंडल के ऊपर। समझ गए बात? तो दुर्बलतम मंडल जहां मूव करेगा प्लेट वहीं मूव करेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम मूवमेंट ऑफ प्लेट बाउंड्री अगर हम मूवमेंट ऑफ प्लेट की बात करें, देखो ये अपना जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है और ये इंटायरली अपने आप में एक पूरा चैप्टर है ये। लेकिन चूंकि यहां मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में फिजिकल ज्योग्राफी है ही नहीं, तो इसलिए मुझे इसको बहुत डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। वो एमपी में ही नहीं है, बाकी दुनिया भर के जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सब जगह है। नाइंसाफी है आप लोगों के साथ बहुत बड़ी। ज्योग्राफी क्लियर ही नहीं होगी ना आप जब भौतिक भूगोल जब तक नहीं पढ़ोगे। अच्छा, जब तक आप जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी जब तक आप नहीं पढ़ोगे, क्या भारत की जलवायु समझ में आएगी आपको? नहीं आएगी, है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं, हटा दिया सिलेबस से, पता नहीं क्या सोच के। और वो पटांग की दुनिया भर की चीजें शामिल कर दी, एंटरप्रेन्योरशिप शामिल कर दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शामिल कर दिए, दुनिया भर के थिंकर शामिल कर दिए। हाँ, अब सिलेक्शन लेना है तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अब मैं इतनी रामायण आपको क्यों बता रहा हूं जानते हो? क्योंकि मुझे हिमालय की उत्पत्ति आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से समझानी है।
समझे? तो 7 बड़ी प्लेटें होती हैं और 7 बड़ी प्लेटों का नाम भी बता देता हूं आपको मैं कौन कौन सी हैं, नोट कर लीजिए। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरा है साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरा है अफ्रीकन प्लेट, चौथा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। और बताइए कौन सी प्लेट बची? यूरेशियन प्लेट, और 7वें नंबर पर प्लेट आती है जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक प्लेट। अगली प्लेट कौन सी है? पैसिफिक। इसमें से कौन सी प्लेट महाद्वीपीय और कौन सी प्लेट महासागरीय बताओ? बताओ अमित। पैसिफिक और अंटार्कटिका तो द्वीप है ना, महासागर थोड़ी है वो। केवल एक ही प्लेट, इसमें एक ही प्लेट ओशनिक है, पैसिफिक। किसमें काउंट नहीं करेंगे? अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका क्या है? कॉन्टिनेंट है कि ओशन है? इनको दिखा देते हैं वर्ल्ड मैप में। ये नीचे दिख रहा है तुमको? ये नीचे, ये नहीं देखो, ये साउथ ओशन है, उसके नीचे क्या है? अंटार्कटिका क्या है? कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप है ना, भले ही उस पर कोई मानव का अधिवास नहीं है लेकिन है तो महाद्वीप। तो अंटार्कटिक प्लेट कैसी प्लेट मानी जाएगी? महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट? महाद्वीपीय प्लेट मानी जाएगी। तो केवल पैसिफिक प्लेट कैसी है? महासागरीय। बाकी सारी प्लेट कैसी हैं? बाकी सारी प्लेट्स महाद्वीपीय प्लेट्स। समझ गए बात? अच्छा, इसके बाद कुछ छोटी प्लेट्स भी है, माइनर प्लेट्स भी है। ये तो मेजर प्लेट्स हो गई, दे ऑल आर, ये है सम मेजर। और हम बात करते हैं कुछ माइनर प्लेट्स। तो माइनर प्लेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सारी प्लेट है, जैसे एक प्लेट है जुआन दे फुका प्लेट, ठीक, जुआन दे फुका। दूसरा है नाजका प्लेट, तीसरा है कोकोज प्लेट। सो जुआन दे फुका, नाजका प्लेट, कोकोज प्लेट, है ना? आपने नाम नहीं सुने होंगे लेकिन इनका। और जैसे कैरोलिन प्लेट, और बताइए स्कॉशिया प्लेट, और बताइए फिलिपाइन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो ऐसे करके ढेर सारी क्या है आपकी छोटी प्लेट है, माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है। अब हिमालय की उत्पत्ति के लिए से पहले आपको मूवमेंट ऑफ प्लेट समझना होगा, है ना? प्लेटों की गतियां। तो आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। कितने प्रकार की प्लेटों की गतियां हैं? 3 प्रकार की प्लेटों की गतियां हैं। नंबर 1 कौन सी है? नहीं, अपसारी, अपसारी प्लेट सीमांत
दूसरा अभिसारी प्लेट सीमांत, अपसारी मतलब कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, और तीसरा है समांतर प्लेट सीमांत। तीसरा क्या है? समानांतर से प्लेट सीमांत। ये जो अपसारी है ना, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। सीमांत मतलब बाउंड्री है ना, और जो अभिसारी है ये कहलाता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट। जो अपसारी है ना उसको डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री कहते हैं। डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। और जो अभिसारी है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। और ये समानांतर मतलब पैरेलल प्लेट बाउंड्री। तीन प्रकार की प्लेटों की गतियां हैं, तीन प्रकार की दोस्तों प्लेटों की गतियां हैं। इस केस में आपको दिखाई दे जाएगा स्पष्ट। जैसे मान लो एक तो ये प्लेट हो गई आपकी, और एक प्लेट ये हो गई, ठीक। और दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हैं दोस्तों? दूर जा रही है। ये भी प्लेट एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से क्या हो रही हो? विपरीत दिशा में जा रही हो, दूर जा रही हो, तो कौन सी गति हो गई वो? अपसारी। अपसारी मतलब पास आना या दूर जाना? दूर जाना, ठीक। तो यहां पर जब दूर जाएंगी तो कौन सा बल लगेगा? संपीड़न या तनाव? संपीड़न तो नहीं लगेगा ना, कंप्रेशन तो नहीं लगेगा, टेंशन खींचे हुआ तो क्या आएगा? तो क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा तनाव बल, ठीक। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में क्या पैदा होगा? क्रैक, दरार, ठीक। और यही दरार आगे जाके बन जाएगा आपका भ्रंश, जिसको हम कहते हैं फॉल्ट, ठीक। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में आएगा दरार, और उस दरार से निकलेगा क्या? उस दरार से क्या निकलेगा बाहर? मैग्मा निकलेगा। बोलो, उस दरार से क्या होगा? मैग्मा बाहर निकलेगा, और मैग्मा यहां पर इस तरीके से क्या होगा? फैल जाएगा। बोलो, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो जब मैग्मा फैलेगा इस क्रस्ट के ऊपर भी, उस क्रस्ट के ऊपर भी, तो एक नई भूपर्पटी का निर्माण हो जाएगा। मैग्मा आया, ऊपर आया, ठंडा हो गया, ठंडा होते ही जम जाएगा, वो जम जाएगा तो एक नया क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए जो अपसारी प्लेट सीमांत होते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्योंकि इससे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि इस केस में ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, रिजेस का फॉर्मेशन भी होता है यहां पर, कटक का भी यहां पर निर्माण होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? कटक, रिज का फॉर्मेशन होता है। और जब, तो समझ गए ना इसको रचनात्मक प्लेट किनारा क्यों कह रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। साथ ही साथ दोस्तों कटक का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? कटक। कटक क्या होता है इसको हम समझेंगे आगे। जैसे सबसे बड़ी कटक पाई जाती है मध्य महासागरीय कटक, मध्य अटलांटिक महासागर पे कटक पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है जब दो प्लेट इस तरीके से यहां दूर जा रही हैं। देखो, एक प्लेट ये हो गई,
ठीक है। और एक प्लेट ये हो गई दो प्लेटें। इस केस में दोस्तों क्या हो रहा है, दो प्लेटें एक दूसरे के क्या हो रही हैं, पास आ रही। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी, बोलो हाँ या ना। और बेटा जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, जो प्लेट ज्यादा भारी होगी। मान लीजिए ये प्लेट है ओशनिक और ये प्लेट है कॉन्टिनेंटल, तो कौन सी प्लेट नीचे चली जाएगी, तो जो ओशनिक प्लेट है वो कहाँ चली जाएगी, वो नीचे जाके सबडक्ट हो जाएगी। जो ओशनिक प्लेट है वो नीचे जाके क्या हो गई, सबडक्ट हो गई। समझ गए बात। तो जो अभिसारी प्लेट सीमा है, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी एक दूसरे से तो निश्चित रूप से टकराने के परिणाम स्वरूप यहां से भी क्या होगा, मैग्मा तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और यहां पर दोस्तों याद रखना है, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती है तो यहां पर निर्माण होता है किसका, जानते हैं, गर्त का निर्माण होता है। यहां पर क्या बन जाती है, टकरा गई तो क्या बन गई, यहां पर एक ये गर्त बन गई, ट्रेंच बोलते हैं। जैसे तुमने सुना होगा मैरियाना ट्रेंच के बारे में, सुना है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी गर्त, 11 किलोमीटर तो गहराई है उसकी, पैसिफिक ओशन पर है, ठीक। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो निर्माण नहीं होगा, क्या होगा, बल्कि विनाश होगा, विनाश। इसलिए अभिसारी प्लेट सीमा को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इस केस में ध्यान रखिएगा, जो भारी प्लेट का क्या होगा, निक्षेपण होगा, इसको बोलेंगे भारी प्लेट का, या ऐसा बोल सकते हैं इसको सबडक्शन। ये भारी प्लेट का निक्षेपण नहीं, भारी प्लेट का क्षेपण होगा, क्षेपण। भारी प्लेट का होगा क्षेपण, और इस क्षेपण को बोलते हैं सबडक्शन, ठीक। ऐसा नहीं कि यहां से मैग्मा नहीं निकलेगा, मैग्मा यहां से भी निकलेगा, है ना, और यहां पर भी माउंटेन्स आदि का निर्माण होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं इसलिए इनको कौन सा किनारा बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, विनाशात्मक प्लेट किनारा, ठीक है। तीन प्रकार की होती है दोस्तों, ये तीन केसेस देखने को मिलते हैं। पहला केस तो आपने यही देख लिया, एक कौन सी है प्लेट, बताओ, ये प्लेट कैसी थी, महासागरीय, ये प्लेट कैसी थी, महाद्वीपीय। ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई तो कौन सा नीचे गया, ओशनिक नीचे गया। दूसरा केस ले लेते हैं इसी में, दूसरा केस में अब क्या है, मान लीजिए एक प्लेट ये मैंने बनाई, ये प्लेट एक ये बन गई, और एक प्लेट ठीक है, दूसरी प्लेट ये हो गई। यहां पर भी दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या आ रही हैं, पास आ रही हैं। यहां पर भी दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है, नजदीक आ रही हैं। लेकिन यहां पर इस केस में दोनों ही प्लेटें कैसी हैं दोस्तों, दोनों ही प्लेटें ओशनिक हैं। तो अब जो ओशनिक भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। मान लीजिए ये वाली भारी है तो ये सबडक्ट होके कहां चली जाएगी, ये सबडक्ट होके नीचे चली जाएगी। तो जो प्लेट जिससे भारी होगी वो प्लेट हमेशा आपको पता है नीचे जाएगी। इस नीचे जाने की जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं स्नेहा, सबडक्शन। दो प्लेट टकराती है, जो हैवी होती है नीचे जाती है, नीचे जब जाती है उसको क्या बोलते हैं, सबडक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्षेपण। तो नीचे जाएगी तो निश्चित रूप से यहां पर भी क्या होगा, विनाश होगा। ये जो क्रस्ट है, इधर देखो जरा, विनाशात्मक क्यों बोल रहे हैं, विनाशात्मक इसलिए बोल रहे हैं कि जो ये वाली जो क्रस्ट थी बेटा, इधर देखो,
ये वाली जो क्रस्ट थी, ये क्रस्ट कहां चली गई? ये नीचे चली गई ना। अरे तो इस क्रस्ट का विनाश नहीं हो गया? इस वाले केस में ये वाली क्रस्ट नीचे चली गई थी, तो इस वाली क्रस्ट का, जब ये क्रस्ट नीचे चली गई तो इस क्रस्ट का विनाश नहीं हो गया? इसलिए क्या बोल रहे हैं अभिसारी प्लेट सीमा को? विनाशात्मक प्लेट किनारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और थर्ड जो है, थर्ड केस, एक और केस ले लेते हैं इसका हम, और इस केस में एक ये एक प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है? नजदीक आ रही हैं। लेकिन इस केस में दोनों प्लेटें कौन सी हैं दोस्तों? दोनों प्लेटें कौन सी हैं? ये भी कॉन्टिनेंटल है और ये प्लेट भी कॉन्टिनेंटल, दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल है, महासागरीय नहीं है कोई, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों जब दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल होंगी तो खैर ऐसा तो होगा नहीं कि टकराए ना, तो कोलिजन तो होगा, टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। तो जो वजनदार ज्यादा होगी, महासागरीय से वजनदार तो नहीं है, क्योंकि महासागरीय प्लेट का डेंसिटी हमेशा ज्यादा है कॉन्टिनेंटल के कंपैरिजन में। इन दोनों प्लेट्स में जो ज्यादा वजनदार होगी वो प्लेट नीचे सबडक्ट हो जाएगी, ठीक। और यही एग्जाम्पल है यहां पर तुम्हारा किसका? हिमालय फॉर्मेशन का। दोस्तों याद रखना है, हिमालय फॉर्मेशन जो हुआ है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दोनों प्लेटें कैसी है? दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं। तो मान लो तुम्हारा कि ये वाली प्लेट कैसी है? ये वाली प्लेट है इंडियन प्लेट, और ये प्लेट कैसी है? ये है यूरेशियन प्लेट। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में भारी प्लेट कौन सी है? इंडियन प्लेट ज्यादा भारी है, तो इंडियन प्लेट क्या हो जाएगी? इंडियन प्लेट नीचे जाके दोस्तों सबडक्ट होगी। नहीं समझे बात? बोलो। और जैसे ही नीचे जाके सबडक्ट होगी, दोनों आपस में टकराएंगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि इसका मलबा नीचे गया और ये इसने यहां से जोर लगाया दोनों तरफ से, तो ये जो मलबा है वो ऊपर की ओर क्या हुआ? दोनों प्लेटें टकराई और उठा। एक प्लेट ने दूसरी प्लेट को क्या कर दिया? ऊपर उठा दिया। ऐसे आई, एक नीचे घुस गई तो अपने आप दूसरी कहां आएगी? एक नीचे घुसी तो दूसरी अपने आप, तो उसके ऊपर उठने से यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया? फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? लेकिन ध्यान रखना, इस केस में यहां पर जो वॉल्केनिक इरप्शन है ना, वो होगा तो सही, लेकिन आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इतनी मोटी होती है, आपको पता है कि नहीं पता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इतनी मोटी है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इतनी मोटी है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमेशा कैसी होती है? 100 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इतनी मोटी होती है कि यहां से जो निकलने वाला मैग्मा है ना दोस्तों, वो क्रस्ट को तोड़कर बाहर आ पाएगा? यहां से जो निकलने वाला मैग्मा है वो दोस्तों क्रस्ट को तोड़कर बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए दोस्तों हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में केवल और केवल प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं, यहां पर ज्वालामुखी नहीं आता है। आज समझे बात? क्यों? क्योंकि इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस बहुत ज्यादा है, मैग्मा उस क्रस्ट को तोड़कर बाहर नहीं। जबकि इन केसेस में क्या हो रहा है? यहां पर मैग्मा निकल के बाहर आएगा, तो यहां पर ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। यहां पर भी मैग्मा निकल के आ रहा है, यहां पर भी ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा। लेकिन इस केस में ज्वालामुखी पर्वत नहीं बनेगा, इस केस में पर्वत तो बनेगा लेकिन उसमें भूकंप नहीं आए, उसमें ज्वालामुखी नहीं आएगा। यहां पर आप नहीं समझ रहे बात। मैग्मा यहां पर नीचे क्या मौजूद है? ये मौजूद है यहां पर मैग्मा। और मैग्मा जानते हो कहां है? मैग्मा यहां पर है। ये मेंटल देख रहे हो तुम? मेंटल बोल ही नहीं रहे आप लोग। ये जो मेंटल देख रहे हो ना, मेंटल, भाई साहब इसी मेंटल में क्या मौजूद है? मैग्मा तो यहीं पर है ना, क्रस्ट में थोड़ी मैग्मा है, मेंटल में मैग्मा है। और मेंटल से मैग्मा ऊपर क्रस्ट की ओर, ऊपर की ओर आता है। डन? कितने स्टूडेंट्स को बात क्लियर बताइए? तो आपसे कोई पूछे कि भाई हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप बताएंगे सर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से। और इस प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया में
इस प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया में एक प्लेट है ये वाली, जिसको हम कौन सी प्लेट कह रहे हैं, जो है आपकी इंडियन प्लेट, और एक प्लेट है आपकी दूसरी, इसको हम कह रहे हैं, ये कौन सी प्लेट है, जो क्या है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, समझ रहे बात। और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में हैवी प्लेट कौन सी है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि बेटा इंडियन प्लेट हैवी है, तो इंडियन प्लेट का नीचे क्या हो गया, इंडियन प्लेट का नीचे क्या हो गया, सबडक्शन हो गया। ठीक, ये यहां पर इंडियन प्लेट का और दोस्तों महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जो पाया जाने वाला जो क्रस्ट है ना, वो क्या है, उसकी थिकनेस, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जो पाया जाने वाला जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कैसी है, बहुत मोटा क्रस्ट है, ये देख रहे हो, ये बहुत मोटा क्रस्ट है। और इतने मोटे क्रस्ट से आपको अगर लगता है कि मैग्मा बाहर आ जाएगा तो वो संभव नहीं है, तो वो संभव नहीं है, वो यहीं फंस के रह जाएगा। और अब जो यहां पर जो अवसादों को जो जमाव हुआ था, ये जो अवसाद यहां पर जो जमा हुए थे दोस्तों, यही अवसाद किसका रूप ले लेंगे धीरे धीरे, यही अवसाद धीरे धीरे इस प्रकार से वलित पर्वत का रूप ले लेंगे। समझ गए बात, बोलो। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया तुम्हारा हिमालय। और आपको पता है कि हिमालय कैसे माउंटेन है, दे आर यंग एंड फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। क्यों, चूंकि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो टकराव है ना, देखना जरा ध्यान से, इधर देखना, ये क्या है, इंडियन प्लेट मान लें इसको, और ये कौन सी प्लेट मान सकते हैं, यूरेशियन प्लेट। तो ये है आपकी इंडियन प्लेट, और दोस्तों ये यहां पर आपकी ऊपर में है ये यूरेशियन प्लेट। और दोस्तों इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टक्कर लगातार जारी है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, देख रहे हो, ये कोलाइड कर रही है, टकरा रही है ना। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, टकरा रही है। इनके टकराने, ये जो कोलिजन जो हो रहा है, इनके टकराने से ही किसका निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये है आपकी इंडियन प्लेट और वो है यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेटें आपस में क्या हो गई, टकरा गई। और दोनों प्लेटों के टकराने से को पता है यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। बोलो, क्लियर बात, इसको लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है, क्लियर है। क्योंकि अगर लिखवाना पड़ा मुझे तो ये सब पूरा लिखवाना पड़ेगा। ये देखो इधर से, ये अभी के लिए आप इतना समझ लो, लिख लीजिए, लिखो नीचे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, हाँ हाँ आगे लिखो। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में, अभिसरण, के बीच में अभिसरण, अभिसरण कन्वर्जेंस के बीच में अभिसरण हो रहा है। और चूंकि भारतीय महाद्वीपीय प्लेट, भारतीय महाद्वीपीय प्लेट यूरेशियन की तुलना में, यूरेशियन की तुलना में अधिक भारी है, अधिक भारी है, इसलिए भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाने से, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाने से, क्षेपण यानी सबडक्शन हो जाने से अवसादों का उत्थान हुआ, अवसादों का उत्थान हुआ और वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का विकास हुआ। वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का विकास हुआ। वलित पर्वत के रूप में किसका विकास हुआ? हिमालय पर्वत का विकास हुआ। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय युग में, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय युग के अंतर्गत सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय युग के अंतर्गत इयोसीन और ओलिगोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन सीन और ओलिगोसीन कालखंड में वृहद हिमालय कॉमा मायोसीन में मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, एवं प्लायोसीन में कालखंड में शिवालिक या बाह्य हिमालय का
शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक। और इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति प्रक्रिया पूर्ण हुई। हिमालय की निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हुई। फुल स्टॉप। हिमालय को नवीन पर्वत कहते हैं क्योंकि हिमालय को नवीन पर्वत कहते हैं क्योंकि भारतीय और यूरेशियाई प्लेट में आज भी अभिसरण जारी है। जिस कारण हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। जिस कारण हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। समझ गए? हिमालय इज स्टिल ग्रोइंग, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? नवीन वलित पर्वत कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। ये तो हमने देख लिया अभी तक फॉर्मेशन, हम यहां पर थे, आप लोगों को कुछ याद है? उत्पत्ति, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, उत्पत्ति हो गई। अब कल से हम क्या डिस्कस करेंगे? हिमालय का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, किसका पार्ट हुआ? क्या टेथिस सागर? नहीं नहीं नहीं, देखो जो टेथिस सागर है ना, उसको कोई प्लेट के रूप में कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि आज की डेट में टेथिस सागर है नहीं है। आज टेथिस सागर के अवशेष हमें कहीं कहीं दिखते हैं। कहां बताओ? राजस्थान में तुम जो झीलें देख रहे हो खारे पानी की, वो कहां से आई? तो टेथिस सागर के कुछ कुछ अवशेष बाकी रह गए हैं आज। अदरवाइज टेथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडाना लैंड से इतना ज्यादा अवसादों का निक्षेपण हुआ कि वो पूरा भर गया। तो टेथिस सागर बचा ही नहीं आज की डेट में। जब टेथिस सागर नहीं बचा तो उस प्लेट का एग्जिस्टेंस भी नहीं। हिमालय टेथिस सागर का पार्ट ही है। टेथिस सागर में जो अवसादों को जो जमाव हुआ है, वो जो जमाव जो ऊपर आया, देखो दो अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी तो कोबर की है, तो कोबर ने कहा कि टेथिस सागर में अवसादों का जमाव, उस जमाव का ऊपर आने से निर्माण हुआ। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इससे अलग है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई, इंडियन प्लेट हैवी है, हैवी इंडियन प्लेट नीचे गई, तो उसने बाय डिफॉल्ट यूरेशियन प्लेट को क्या किया? ऊपर उठा दिया। तो ये प्लेट चूंकि ऊपर उड़ गई, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया? हिमालय का फॉर्मेशन होगा। अब हिमालय क्यों उठता जा रहा है आजकल? वो इसलिए चूंकि ये इंडियन प्लेट अभी भी क्या कर रही है? धक्का दे रही है, इससे यूरेशियन क्या हो रही है? ऊपर की ओर उठ रही है, इससे हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। और क्रस्ट नीचे इतना मोटा क्रस्ट है कि मैग्मा जो मौजूद है मेंटल में, वो मैग्मा बाहर आ ही नहीं पा रहा है। तो टेथिस सागर, हाँ, मैग्मा आपको अपर मेंटल में नहीं है, मैग्मा किस में है? लोअर मेंटल, लोअर।
इसलिए मूवमेंट हो रही है। हाँ, तो जो मैग्मा है ना, मैग्मा मौजूद है लोअर मेंटल में, उसको हम कहते हैं मैग्मा चैम्बर। उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं मेंटल प्लूम। तो मेंटल प्लूम लोअर मेंटल में मौजूद है। और नहीं, मैग्मा का मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी के, मेरी जो मेंटल वाला जो हिस्सा है ना, इस मेंटल वाले हिस्से में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है। और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जब रिएक्शन होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है। अब सोचो अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ में विखंडन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जब वो जैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो संवहन की प्रक्रिया शुरू। संवहन मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट, एनर्जी। तो उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से वो जो मैग्मा है, वो मैग्मा भी अपने आप क्या आ रहा है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आ रहा है। अब उसमें केवल मैग्मा नहीं है, उसमें गैस भी है, वाटर वेपर भी है, सब प्रेशर लगा रहे हैं किसके ऊपर? क्रस्ट पर। तो जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है तो क्रस्ट को तोड़कर वो बाहर आ जाता है, और नहीं प्रेशर लगा पाते बहुत ज्यादा तो वो अंदर ही जमकर ठंडा हो जाता है। ठीक, कल मिलते हैं।